कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बिजनेसमैन द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से झूठा और निराधार बताया है। मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया और वायरल हुए ऑडियो में छेड़छाड़ की गई है। मंत्री ने इसे विपक्षी पार्टियों की साजिश बताया है जिनका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल मिलकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंडिया ने यह भी कहा है कि उनका परिवार इस मामले से दुखी है और उन्हें एक तमिल लेटर भी मिला है जिसमें उनकी तीनों बेटियों ने इस पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर बिजनेसमैन पैसा लेना चाहता है तो वो उसे गुरुद्वारे में रख देंगे। नवाशहर के 83 श्रद्धालु ननकाना साहिब माथा टेकने के लिए पाकिस्तान नहीं जा पाए। बागा बॉर्डर पर उनका वीजा स्वीकार कर दिया गया। श्रद्धालु का कहना है कि वीजा असली था लेकिन अब उसकी जांच होगी। वे किराए और वीजा शुल्क का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराएंगे। पंजाब सरकार ने तपा मंडी में 51 लाख रुपए की लागत से 88 ANPR सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आम आदमी पार्टी विधायक लाभ सिंह और एसएसपी ने इस पहल का शुभारंभ किया। इन कैमरों का उद्देश्य असामाजिक तत्वों और ड्रग तस्करों पर नजर रखना है। पुलिस को अपराधियों की पहचान में मदद मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के बाबैन अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनाज मंडी में आए गेहूं की नमी की जांच की। साथ ही मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर किसानों और व्यापारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अनाज मंडी में किसानों को आवश्यक सुविधाएं देने का आश्वासन दिया ताकि उनकी फसल की गुणवत्ता बनी रहे। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने नई और अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा किया जहां उन्होंने मजदूरों, किसानों और आड़तियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मंडियों में गेहूं की फसल का उठान नहीं हो रहा है और किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा। मजदूरों को मजदूरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गंभीर संकट की ओर इशारा किया है। आईएमए ने 20 अप्रैल तक समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनके मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो राज्य के निजी अस्पताल योजना से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लंबित भुगतान और कमेटियों में प्रतिनिधित्व की कमी ने अस्पतालों को आर्थिक संकट में डाल दिया। हरियाणा एसटीएफ ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से गिरफ्तार किया है और डिपोर्ट करके भारत लाया जा चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुग्राम पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। गैंगस्टर साहिल चौहान एनआईए का भी मोस्ट वांटेड है। साहिल चौहान लंबे समय से फरार चल रहा था और थाईलैंड में छिपा हुआ था। पुलिस के मुताबिक उसने कई गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए विदेश से ऑपरेट करता था। वो कौशल चौधरी के लिए रंगदारी, गैंगवॉर और टारगेट किलिंग का भी काम करता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ हैं। इस दौरान वे आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोमती नगर स्थित एक निजी स्कूल में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वे लोगों से बातचीत करेंगे और कई मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। इसके बाद वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं कल सुबह 9:30 बजे राजनाथ सिंह केडी सिंह बापू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस मौके पर सीएम योगी आज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान वे करीब 20 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी विष्णुपुर जिले में सोनामुखी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नंदा कुमार विधानसभा क्षेत्र में भी सीएम योगी की रैली होगी। इसके अलावा आज वे कांथी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि उनका ये दौरा चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
गाजियाबाद के कविनगर में शनिवार रात आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बागपत साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और कई सामान बरामद किए हैं। ये कार्रवाई संदीप अग्रवाल की शिकायत पर की गई है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी का शिकार होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज 20 से ज्यादा मामलों का खुलासा किया। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी विभाग अपने अपने काम समय पर पूरा करने में जुटे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी श्रद्धालुओं का स्वागत पूरी व्यवस्था के साथ किया जाएगा। पीएम मोदी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर काफी तेज हो जाएगा। पहले इस दूरी को तय करने में कई घंटों का समय लगता था, लेकिन अब यात्रा समय घटकर लगभग 2.5 से 3 घंटे रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर काफी कम समय में पूरा हो सकेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरत विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके व्यापक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बैठक में भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंधों की भी समीक्षा की गई और दोनों पक्षों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मशहूर गायिका आशा भोसले को शनिवार रात हार्ट अटैक आने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 92 वर्षीय आशा भोसले को अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। हालांकि बाद में उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं बल्कि थकान और चेस्ट इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उनकी पोती ने भरोसा जताया कि आशा भोसले जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे और उनकी हालत स्थिर है। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराकर पहली जीत दर्ज की है। शनिवार को चेपॉक में खेले गए इस मुकाबले में सीएसके ने संजू सैमसन की नाबाद शतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 2 विकेट पर चेन्नई ने 212 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम निर्धारित ओवरों में सिर्फ 189 रन ही बना सकी।